विद्रोह के कवि माने जाते हैं मूल रूप से छायावाद के कवि। इनके जन्म के बारे में आपने यहाँ 1899 दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं 1896 या 97 में भी दिया जाता है, अलग अलग किताबें 96 97, लेकिन आपकी किताब एनसीईआरटी में याद दिया तो यही मान के चलेंगे, ठीक है। और ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद का जो समय है, काल है, वो 1918 से लेकर के और 1938 तक का इसके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म 1899 कलकत्ता के पास एक जिला है महिषादल, या बंगाल बोल सकते हैं, बंगाल के एक मेदिनीपुर जिले के अंदर महिषादल स्टेट यानी एक स्थान है, वहां पर हुआ। महिषादल एक स्थान का नाम है, महिषादल मेदिनीपुर जिला है बंगाल में, वहां पर इनका जन्म होता है। और उनका जो मूल गांव है, यानी जो इनका मूल ये रहने वाले हैं, ये उन्नाव के रहने वाले हैं। मूल गांव है उनका उन्नाव के आसपास है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में एक गांव है जिसको हम कहते हैं गढ़कोला, यानी उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उन्नाव जिले में एक गांव है गढ़कोला, तो ये गढ़कोला के रहने वाले हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लिख सकते हैं, ठीक। मूल रूप से यहाँ के पिताजी बाहर घूमते रहते थे उस समय, तो ये उनका जन्म है वो वहां होता है, ठीक है। पारिवारिक कारणों से कैसे भी रहे चले गए। अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो अनामिका, परिमल इनका एक पत्र भी रहा है, गीतिका, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये इनकी कविताओं का संग्रह है, यानी इनके नाम से इनकी कविताएं हैं। और कुकुरमुत्ता के अंदर जो कविताएं हैं वो विद्रोह की कविताएं ज्यादा है, मतलब जिसके अंदर उन्होंने भारतीय शासन के प्रति विद्रोह प्रकट है वो किया। चतुरी चमार, प्रभावती, दिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली, यानी निराला रचनावली के नाम से 8 किताबें हैं, और उन 8 किताबों के अंदर जो निराला का जितना सब कुछ है वो सब कुछ इन्होंने उसके अंदर डाल रखा है। और समन्वय और मतवाला पत्र का इन्होंने ये संपादन भी किया था। मतवाला के बारे में एक लाइन प्रसिद्ध थी, विष अमीय गरीब डाला, जिसको पीता है वो मतवाला, यानी विष को पीने वाला है वो मतवाला। और ये अपने आप में उस समय बंगाल से मतवाला पत्र निकलता था। मतवाला पत्र का इन्होंने जब संपादन किया था उसके कारण इनको ये जो निराला नाम है ये वहां से मिला था। और इस पत्र में अब ये सरकार के विरुद्ध लिखते थे, यानी इनका जो लेखन था वो किसके प्रति था, गरीबों के प्रति थे, गरीब जनता के लिए। तो सरकार पूंजीपति जिसको कह सकते हैं, अमीर कह सकते हैं, उनके विरुद्ध में इन्होंने लिखा था। और इनका जो मृत्यु सन 1961 के अंदर इलाहाबाद के अंदर मानी जाती है, यानी इनकी मृत्यु 1961, आज अपन बोल सकते हैं प्रयागराज, योगी जी ने नाम बदल दिया है, प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका निधन होता है। प्रयागराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद नाम मतलब जब लोग चोरी करने के लिए जाते थे ना, आसपास के जब चोरी करने के लिए जाते थे तब उसका नाम इलाहाबाद बोलते, और नहीं तो प्रयागराज बोलते, ठीक है। चलिए नवगति, चलिए अब नवगति, नवलय, ताल, नव छंद, नवल कंठ, नव जलद मंद रव, नव नप के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर, मतलब ये एक प्रकार से इनकी रचना से 1-2 पंक्तियां उठाई गई है कि कविता को नया स्वर दे, मतलब नव का मतलब क्या, नया स्वर दे, नई ताल दे, नए छंद दे, नवल कंठ यानी नए कंठ के अंदर, नव जलद मंद रव का मतलब आवाज वगैरह, नवीनता के लिए एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कविता के अंदर छंद, नया छंद देने वाले। और पहली बार इन्होंने जो कविताएं लिखी थी मुक्त छंद से लिखी थी, यानी मुक्त छंद है ना, छंद मुक्त, छंद से कविता को मुक्त किया था। इनकी मर्जी पड़े, इन्होंने कहा मर्जी पड़े मैं पूरी लाइन में लिखूंगा, मर्जी पड़े लिखता लिखूंगा, मतलब नहीं। तो कविता किस पे लिखी जाती थी, छंदों में लिखी जाती थी, जैसे दोहा है, रोला, चौपाई या पद शैली, ये इनमें लिखी जाती है। ये बंदा ऐसा कहते हैं मेरी मर्जी पड़ेगी वैसे लिखूंगा मैं, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसे लिखूंगा, मैं किसी के अनुसार नहीं लिखने वाला।
ऐसे कवि है जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं। कबीर की परंपरा से या तो कह दिया सीधा या दरेरा देकर, मतलब या तो किसी का वोट लेकर के कह देते या सीधा कह देते। तो ये भी एक बात ऐसी सीधा सामने बोलते हैं। और आपको बताया कि कलयुग में जो सही बोलता है ना वो हमेशा मारा जाता है। ईमानदारी दिखाना, सत्य बोलना, ये कलयुग के सबसे बड़े दुर्गुण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको फिर क्या टारगेट कर लेंगे, यानी फिर उसको ढंग से जीने भी नहीं देंगे। इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि ये कबीर की परंपरा के थे, सत्य कहते थे। दूसरा तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है, यानी इनसे उस समय के जो कवि थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, यानी इनसे लोग प्रेरणा लेते थे। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, यानी इनका जीवन है वो बहुत ज्यादा संघर्षों में बीता था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मृत्यु देखी थी। इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मौतें ही मौतें देखी थी। तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। जब छोटे थे तो माँ की मृत्यु हो गई, जब कुछ बड़े हुए पिता, फिर भाई, ताऊ जी, शादी के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति एक कविता लिखी, बहुत बड़ी है। सरोज स्मृति एक कविता लिखी है जिसको हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। शोक गीत यानी किसके लिए लिखा? अपनी पुत्री के प्रेम के कारण लिखा। ये पुत्री से कितना प्रेम करते थे, उस पुत्री प्रेम के कारण इन्होंने ये कविता लिखी थी। और इसको हिंदी का क्या कहते हैं? शोक गीत भी कहते हैं। ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं, फिर संघर्ष और जीवन, मतलब जीवन जिया, संघर्ष करते हुए जिया। क्रांति और निर्माण, यानी इन्होंने कहा ऐसे यहाँ पर का जो यहाँ की जो व्यवस्था है ऐसे नहीं, उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति का मतलब एक साथ उठकर के विद्रोह करना पड़ेगा। अगर विद्रोह का स्वर नहीं उठाएंगे तो ये लोग कभी भी आपको नहीं बोलेंगे। अगर कोई मारता रहे आप बोलोगे नहीं तो नहीं छोड़ेगा। जब तक आप मारने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं करोगे तब तक वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य। ओज का मतलब होता है जिसमें वीरता हो, माधुर्य का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, जहाँ प्रेम वाले शब्द होते हैं, मीठे मीठे, वो आता है मधुर्य में, मधुर मधुर। और ओज का मतलब होता है साहस, वीरता, या जहां पर उत्साह दिखाया जाता है वहां ये गुण होते हैं। निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, यानी आशावादी भी थे और इनको जीवन में बहुत ज्यादा निराशाएं भी हाथ लगी। क्योंकि जीवन में इन्होंने कहा क्या यार, मैं हर समय मेरे ही घर वाले मर रहे, मैंने क्या बिगाड़ा इसमें। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि निराला भी जल्दी ही मर जाएंगे, लेकिन इन्होंने 60-70 साल की उम्र ली और उसके बाद जो हालांकि जल्दी गए, लेकिन पूरी उम्र तो नहीं कर पाए, लेकिन 60-70 साल अच्छी उम्र मानी जाती है। लेकिन इनके मतलब ये था, इनके परिवार में 30-35 साल से ज्यादा कोई जीता भी नहीं था। 30-35 साल का होते टिकट कटा लेते थे। निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समझे। द्वंद्व का मतलब होता है कि ये जब वो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है दो विषयों के बीच में। क्या होता है? दो के बीच है ना। दो विषय हो सकते हैं, दो पाठ हो सकते हैं, दो विचार हो सकते हैं। इन दोनों में से क्या चुनना? ये करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा। इस प्रकार की जो सोच होती है वो द्वंद्व कहलाती है। तो इनके जो साहित्य उसके अंदर द्वंद्व है। एक तरफ तो ये कहाँ खड़े आते हैं, आशावादी भी खड़े आते हैं, दूसरी तरफ ये निराश हो जाते हैं, यार ये तो, यानी दोनों का पता नहीं चलता कि परिपूर्णता है वो कहाँ आ रही है। कि वो किसी सीमा में बंधे नहीं, बांध नहीं पाते, यानी इनको कोई सीमा के अंदर कहते ये ऐसा वैसा, तो वो असंभव है। उनका यह निर्बंध और उदात, निर्बंध का मतलब था बंद रही, उदात का मतलब था बहुत ज्यादा खुला हुआ। उदात का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुला हुआ जो इनका व्यक्तित्व है वो उदात काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। फांक का मतलब होता है थोड़ी सी भी जगह नहीं। फांक का मतलब क्या होता है? उनके बीच में थोड़ी सी भी वो क्या नहीं रखता है, जगह है वो नहीं रखता है। वे आपस में घुले मिले हैं, एक दूसरे के अंदर ये घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, प्रसन्नता और शोक मतलब दुख प्रकट भी है, राग भी है और विराग भी, यानी कहीं कहीं राग भी है और कहीं कहीं विराग भी, यानी विपरीत परिस्थितियां। उत्थान भी, ऊपर भी उठे, कहीं कहीं पतन भी हुआ है, कहीं कहीं अंधकार भी है तो कहीं प्रकाश भी है, का सजीव कोलाज है। कोलाज का मतलब उन सब का मिश्रण टाइप है, वो सब उसके अंदर समाहित है, वो सब उसके अंदर मिले हुए हैं। उनकी कविता, जब वे छंद मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद
रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। यानी इन्होंने कहा ना, मतलब ये छंद वाली परंपरा तोड़ूंगा, तो सिर्फ उन्होंने वो परंपरा नहीं छोड़ी, कविताओं का जो विषय वो भी बदल दिया। इससे पहले जो कविताएं होती आ रही थी वो किसके, प्रकृति सुंदर है, ये वो उसके ऊपर होता है। लेकिन इन्होंने जो कविताओं का जो विषय है वो किसको बनाया, तत्कालीन समाज को बनाया। ठीक है, प्रतीक रूप में किसको लिया, प्रकृति के अंग लिए, प्रकृति नहीं ली, प्रकृति के अंग। जैसे बादल है, ये क्या है, प्रकृति का एक अंग है, तो बादल को लिया। समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर किसी तबका विशेष या फिर समूह विशेष, इनको उन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया। क्योंकि कविता उससे पहले औरत तक थी, औरत के बाद सुमित्रा नंदन पंत जी उसको प्रकृति में लाए। इन्होंने प्रकृति के ऊपर तो लिखा ही लिखा, लेकिन उससे आगे ही किसको लेके गए, समाज के पास में लेके गए। समाज के अंदर व्याप्त बेरोजगारी, समाज के अंदर व्याप्त गरीबी, समाज के अंदर व्याप्त अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, उसको इन्होंने अपनी कविताओं का क्या बनाया, विषय है वो बनाया। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता में कई रंग है। यानी जैसे इनके अलग अलग विषय हैं, भाषा का रूप भी अलग अलग है, वैसे ही इनकी कविता के कई निराला खुद जैसे, वैसे इनकी कविता भी निराली है। एक तरफ तत्सम समासिक पदावली, यानी एक तरफ तत्सम शब्द जो समासिक पद है, समास का मतलब जिसमें समास है ना, समासिक पदों का मतलब होता है जिसके अंदर समास है। जैसे अपन होता है ना गुंज बिहारी, या जैसे नंद नंदन, यानी नंद बाबा का नंदन ऐसा वो, ये समास हो गया। तो समासिक पद है तत्सम, और तत्सम का मतलब क्या है, संस्कृत भाषा के ज्यादातर शब्द है। किसकी भाषा के शब्द है, संस्कृत के। क्या अलग है, तत्सम शब्द के अलग। हिंदी में 3 प्रकार के जो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को करते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, एक देशज शब्द होता है। तो उत्पत्ति का जो संस्कृत का पहले वे शब्द जो संस्कृत के हूबहू हिंदी में आ गए, उसी रूप में प्रचलित है, तो वो तत्सम। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त, ध्वन्यात्मक मतलब उनके शब्द है जो ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे इनकी कविता है राम की शक्ति पूजा, है ना, राम की शक्ति पूजा कविता के माध्यम से अपने जीवन में भी कहते हैं। दिख, वो एक लाइन कहते, दिख मैं पाता आया प्रतिशोध, कभी न मिला मुझको मेरा, मैंने पाया हर जगह प्रतिशोध। ऐसी एक कविता है, उसकी लाइन है बड़ी फेमस है। मतलब जीवन के हर जगह पर मुझे मतलब प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, मुझे विरोध का सामना। तो राम के जीवन में वैसा है कि राम राजा बनने वाले थे, वनवास मिल गया, सीता मिली तो वनवास में सीता पिछुड़ गई। तो मतलब उनको ये लगता है जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ मेरे साथ ऐसा, तो वो बात निराला अपने ऊपर भी लगती है। मुझे भी जीवन में हर जगह जहां मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ वहां मुझे निराशा हाथ लगती है, वहां मेरा विरोध होता है, वहां मेरा प्रतिशोध होता है। क्यों ऐसा, इसलिए कहते हैं कि वो चाहते थे कि कोई गरीब नहीं रहे, शोषित नहीं रहे, पीड़ित नहीं रहे, तो सरकार से इसका प्रतिरोध हो गया ना, इस कारण से इन्होंने वहां कहा है। कविता छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास इनकी कविता, उसके अंदर छंद साधना का अच्छा सा प्रतिमान यानी एक नमूना है। तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंदर्य कुकुर मुद्दा, इनकी देसी टटके शब्द मतलब देसी गांव के ग्रामीण शब्द, का करत मोरा, ये ऐसे शब्द होते हैं। उस समय के ग्रामीण प्रवृत्ति के जो शब्द थे वो भी इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। रानी और कानी, महंगा महंगू महंगा राय, ये मतलब आप शब्द, कविता के शब्द समझ सकते हो, शब्दों को पढ़ करके समझ सकते हो कि इनकी जो कविता है वो किस स्तर की रही होगी। जैसी कविता है, दिग जीवन जो पाता आया विरोध, कहने वाले निराला उत्कंठ आत्मशक्ति और अद्भुत जीजी विशा के कवि है। ये इनकी है, दिग जीवन जो पाता आया विरोध। ये राम की शक्ति पूजा कविता में है। जब राम दक्षिणेश्वर मतलब जहां रामेश्वर धनुष कोटि के अंदर उस तट के ऊपर बैठ करके शिव की आराधना करते, मां की पूजा, काली की आराधना करते हैं, और फूल रखा हुआ फूल गाय वो मां शक्ति उनकी परीक्षा लेती है, उस समय वो पंक्ति कहते हैं, दिग जीवन को पाता आया विरोध, हर जगह मैंने ही पाया प्रतिशोध। तो ये उस समय की पंक्ति है, और ये पंक्ति वो अपने ऊपर भी लेते हैं। निराला इस पंक्ति को अपने ऊपर भी ले रहे हैं कि मुझे भी जीवन के अंदर इस प्रकार का प्रतिशोध है वो झेलना पड़ा है। कहने वाले उत्कंठ आत्मशक्ति, उत्कंठ इनकी आत्मशक्ति मतलब ये था कि मैं कर लूंगा, मैं विरोध करूंगा, जीऊंगा, ये जीने की उनकी तो जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब क्या होता है, जिसकी जीने की प्रबल इच्छा हो, यानी मौत खड़ी है सर के ऊपर लेकिन फिर भी वो कहता मैं जीऊंगा। वो व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निकल कर गया, और जिसको मौत को देखते ही होता है वो नहीं मरेगा, वहां भी मर जाएगा। तो इनके अंदर एक जीने की उत्कंठ
और जिजीविषा थी, जीने की, जीवन जीने की जो एक अद्भुत, जिसको कहते हैं आश्चर्यचकित करने वाली एक जीवन जीने की इच्छा थी, और जिसके कारण ये जीवित थे, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन, यानी हार नहीं मानना। जहां पर उनको लगता है निराशा होगी, वहां से भी ये रास्ता निकाल लेगा। तो वहां पर राम जी के सामने नहीं, तब अचानक राम को याद आता है, अरे वाह, माँ मुझे कहती थी कमल नयन, फूल नहीं है तो क्या, मेरे जो आंखें हैं कमल के समान। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष उठाया, मैं मेरी आंख निकाल करके माँ को समर्पित कर दूंगा। जैसे ही धनुष से आंख निकालने लगते माँ शक्ति प्रकट हो जाती है। वो कहती, मैं तुम्हारी इस परीक्षा से प्रसन्न हुई, तुमने तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई, और फिर वो शक्ति रूपी उनके साथ समा जाती। तो ऐसा ही निराला ने किया। निराला ने ये किया, मतलब निराश नहीं होना। जहां रुकावटें, मुसीबतें ज्यादा आती थी, वहीं से तो व्यक्ति संघर्ष करके श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर के और आगे निकलता है। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि, शक्ति साध्य मतलब शक्ति की साधना करने वाला, शक्ति की उपासना करने वाला यह कवि यानी निराला, निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। आकृष्ट करने का मतलब होता है ध्यान खींचना। आकृष्ट करने का मतलब क्या होता है? आकृष्ट करने का मतलब होता है ध्यान खींचना, यानी वो अपनी तरफ ध्यान ज्यादा यानी अधिक खींचती है। ठीक है, फिर है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समझ। अब देखो बादल के अंदर क्या है, बादल के अंदर दोहरी ताकत। कैसी? बादल के अंदर एक तो ये ताकत है कि बादल है वो क्या कर सकता है, नव जीवन दे सकता है। ठीक है ना, जैसे अभी अपने यहाँ रेगिस्तान में क्या है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर वर्तमान में अगर बादल बरसेंगे तो हरी भरी हरियाली, पेड़ पौधों में एक नया जीवन मिलेगा वगैरह है। अब अगर यही बादल जैसे उत्तराखंड में जैसे फट रहा है वगैरह, तो वो क्या करेगा, विध्वंस लेके आएगा। क्या लेके आएगा? विध्वंस लेके आएगा। यानी वही बादल जब विकराल रूप धारण कर लेता है तो वहां की जो प्रकृति है उस प्रकृति को उखाड़ करके फेंक देता है। क्या कर देता है? पेड़ पौधे जब पहाड़ आके सब उसके साथ जाते हैं, कुछ उगता कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया साफ। तो निराला ये कह रहे हैं कि जैसे बादल में शक्ति है, दोहरी शक्ति है। बादल के अंदर एक तो निर्माण की शक्ति है, नव जीवन की शक्ति है। बादल है वो सृजन कर सकता है, सृजन का मतलब है नवीन रचनाएं करने वाला, और एक उसमें ध्वंस की शक्ति, मतलब वो खत्म भी कर सकता है। तो यहाँ ये बादल के माध्यम, बादल या किसको बनाते हैं, तो ध्यान रखना, बादल है वो किसको, शोषित लोगों को बनाते हैं। किसको? शोषित, यानी सामान्य जन। अपन अगर साधारण भाषा में कहें तो निराला है वो किसको मान रहे हैं, सामान्य जन। यानी भारत के गरीब लोगों को वो क्या मान रहे हैं कि वो बादल है। अगर ये जब तक सरकार को वोट दे रहे तब तक ठीक है, जिस दिन खोपड़ी घूम गई और आंदोलन खड़ा कर दिया तो ये सरकार को भी उखाड़ करके क्या कर देंगे, फेंक देंगे। यानी जो सरकार अपने ऊपर इतरा रही है वो यही लोग, शोषित पीड़ित लोग, सामान्य जन, उस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकता है। इसलिए वो बादल की उपमा देते हैं, यानी संकेतों में समझा रहे हैं। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। क्योंकि वो भी, क्योंकि ध्यान रखना, 6-6.5 फीट के हट्टे कट्टे आदमी थे, पहलवान खली जैसे, बहुत ताकतवर थे। और आप सोचो सर्दियों की वो जो मतलब होता है ना, पूस की जो रातें होती है, पूस यानी जिस समय भयंकर सर्दियां पड़ती है, वो कहते गुलाबी जाड़ा पड़ता है, उस जाड़े के अंदर नंगे बदन ये सोते थे। तो आप सोचो कितनी ताकत रही होगी इनमें, कितनी ताकत रही। ओढ़ने का वस्त्र होता था वो भी। महादेवी वर्मा एक जगह कहती है कि मेरे मानस भाई निराला, उसमें एक जगह वो लिखती भी है कि पूरी रात्रि इस प्रकार से सर्दी पड़ी, उस सर्दी के अंदर मेरे दरवाजे पे बैठे, मुझे रात भर डिस्टर्ब नहीं किया कि महादेवी सो रही है, उसको मैं अगर डिस्टर्ब करूंगा, मैं उसको व्यवधान डालूंगा तो उसकी नींद टूट जाएगी, मैं सुबह होते घर में चला जाऊँ। अपने वाले होते वहीं बेहोश हो गए। इतनी मतलब जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा थी। फिर है बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। यानी किसान के लिए बादल क्या, उल्लास खुशी, जितना बादल बरसेगा ये। और वही बादल अगर मजदूर के लिए है तो मजदूर के दृष्टिकोण से वो क्रांति करने वाला, यानी वो बाढ़ लेके आएगा, वो क्रांति करेगा। क्रांति करने का मतलब विद्रोह करके वहां जो है उसको उखाड़ करके फेंकना। और अग्रदूत, अग्रदूत का मतलब सबसे पहले चलने वाला, यानी
संकेत देने वाला है कि इसी संकेत से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा इस जमीन पर या तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी बचना शेष नहीं रहेगा। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित। ये बहुत लंबी कविता है, ठीक है। तो कौन सी रचना से ली गई ये ध्यान रखना। बादल राग कविता कौन सी रचना से ली गई है? तो अनामिका नामक इनकी रचना है, एक किताब है, कविताओं का एक संग्रह है, उस संग्रह से ये ली गई है। ये कविता पूरे कितने खंडों में? 6 खंडों। खंड कितने खंडों में? तो 6 खंडों में। बहुत लंबी कविता है, तो यहाँ तो कुछ एक आधा खंड है, ठीक है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया और आगे इसी कविता को अपने 10वीं में पढ़ा। लघु मानव आम आदमी, लघु मानव का मतलब छोटा आम आदमी के दुख से त्रस्त का मतलब होता है परेशान। कवि या बादल का आह्वान करता है, क्या करता है? आह्वान करता है कि बादल तू आ, मतलब लोगों से कहता उठो, संघर्ष करो, बिना संघर्ष के तुम्हें कदापि कुछ भी हासिल नहीं होना है। क्रांति के रूप में कर रहा है। वो कहता है क्योंकि विल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विल्लव रव से यानी जब तक विद्रोह और नहीं करोगे उसके बिना आप शोभा नहीं, यानी आपकी वैल्यू लोगों को नहीं पता चलेगी। तो विल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल का नव निर्माण के राग के रूप में पुकारो। किसान भी चाहता है कि बादल एक नया निर्माण करे और मजदूरों के संदर्भ में वो एक क्रांति करे। इस जो ये शासन व्यवस्था, जो ये सिस्टम, इसको उखाड़ करके फेंक दे, यानी जो पूंजीपतियों का शासन, जिसके अंदर शोषण हो रहा है, जिसके अंदर उत्पीड़न हो रहा है, उसको पूरे को उठा करके फेंक दे और नए प्रकार से, नए तरीके से एक शासन स्थापित करे और जिस शासन के कारण समृद्धि है वो बढ़े। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो क्रांति क्यों होती है? वंचित लोग होते हैं, मतलब जिसका हक उसको नहीं दिया जाता है, फिर वो अपने हक को पाने के लिए क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, ठीक है। यानी लोगों का जो हक है, वो हक अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर वो कई बार तो मांगेंगे और अंतिम क्रांति, और फिर वो जो उनको शोषण करने वाले हैं वो ये सोचते हैं लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उनको मार देंगे। इस अर्थ में छोटों को भी देखा जा सकता है, यानी छोटे लोग कई जैसे बड़े लोग होते हैं, कई जमींदार वगैरह छोटे रूप में वो भी क्या करते रहते हैं? वो भी क्या करते रहते हैं? शोषण करते रहते हैं। तो उनके लिए भी आ सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में वंचितों की पक्षधरता की अनुभूति स्पष्ट। अट्टालिका का वैसे मतलब होता है ऊंची ऊंची हवेली। अट्टालिका का मतलब क्या होता है? हवेली, बड़ी बड़ी हवेलियां होती है ना, बाढ़ नहीं सिंह जी की बड़ी बड़ी, हालांकि उन्होंने कमाई करके बढ़ाई, लेकिन जैसे नेता वगैरह बढ़ाते हैं ना, तो पहले भी यही था, नेताओं ने अपने लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बना ली। कम जो अमीर खानदान है उन्होंने बना ली और वो लगातार जनता का शोषण कर रहे थे। नेताओं राजनीति के सहयोग थे, उनके लिए वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी वंचित और पक्षधरता की अनुभूति स्पष्ट है। वो कहे इसके अंदर भाई इतना बड़ा मकान है, अंदर रहने वाले 3 लोग हैं और बाकी लोग रोडों के ऊपर मजदूरी करते हुए मर रहे हैं, तो उनको भी इनमें जगह रहनी चाहिए। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर बिजली, बिजली का मतलब होता है एक आग, मतलब एक विद्रोह की ज्वाला है। तो यानी बादलों के मतलब इस प्रत्येक मजदूर के अंदर, शोषित के अंदर एक आग है। अगर जिस दिन वो आग चमक गई उस दिन पूरे सिस्टम को बदल। वज्रपात से उनका शरीर आहत हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरते उठते हैं। वज्रपात, वज्रपात का मतलब एक बार बिजली गिरते हैं, कहते हैं बादल नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी वो बार बार जो बिजली की जो तड़प होती है, चमक होती है, वो होती है। यानी ये कभी भी सामान्य व्यक्ति या मजदूर वह कभी भी नहीं थकता, हमेशा उठ करके खड़ा होकर के चलता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमुख दल दिखाई देता है। यानी बादल क्या है? एक प्रकार से वीरों के दल है, मतलब वो उत्साह दे रहा है कि ये जो मतलब मजदूर वगैरह शोषित भरे गए, ये अपने आप में क्या है? श्रेष्ठ है। चूंकि ये विल्लव के बादल है, इसकी गर्जन तर्जन अमोघ है। विल्लव का मतलब होता है क्रांति के बादल, इसकी गर्जन तर्जन यानी गड़गड़ा, उसकी आवाज, बादल आता है बिजली चमकती कड़कड़ा जो आवाज आती है, मतलब जब तक कोई मजदूरों में से आवाज नहीं उठाएगा, देखो हम ये विरोध करेंगे, हम ये करेंगे, आवाज नहीं उठेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो बादल को यहाँ एक आवाज और एक जोश, जुनून और विद्रोह का उसको दिया गया है। गर्मी से तपी तुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल है। यानी गर्मी या किससे? यानी शोषण से। मजदूरों के ऊपर क्या? शोषण। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। हर तरफ रूखा सूखा, जब बरसात नहीं होती मुरझाया हुआ था। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए, मतलब
पहाड़ मात्र का मतलब भूख से शरीर का सिर्फ हड्डियां और मांस रह गया है। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन सुख, शरीर है थक गया है, आंखें यूं देख रही कब बारिश हो कब। आजकल तो नहर वगैरह इतनी समस्याएं होगी, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ बारिश के पानी से। ऐसे ही मजदूर थे, वो काम सरकार के काम के ऊपर आधारित थे, इतने नए उद्योग धंधे नहीं थे, और अमीर वगैरह थे वो उनका शोषण करते थे। पूरी धरती का हृदय दग्ध है, दग्ध का मतलब जल रहा है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन, अचानक अगर इतना विद्रोह और विद्रोह हो जाता है, सारा सिस्टम अचानक ऐसी गर्मी बादल बरसता तो चारों तरफ आनंद, जैसे क्रांति हो जाती है तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हो जाएगा। कविता कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है? कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक, बहुत अच्छा और व्यंजक अच्छा सा वर्णन वो इसके अंदर है। धरती के भीतर सोए अंकुरित नवजीवन, यानी अपन बीज धरती के अंदर डाल दे, पानी गिरते ही वो अंकुर यानी उग जाता है, तो वो नव जीवन की आशा है कि अगर एक बार क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या होगा, एक नवीन जीवन की, नए जीवन की एक रचना है वो की जाएगी। आशा से ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे प्रफुल्ल धारक नए पौधे, छोटे बच्चे भी होंगे, जो मतलब परिवर्तन होगा तो नए बच्चों को, अगर जैसे अपने को आजादी रही तो अपने पूर्वजों ने जो सहा वो अपने को नहीं सहना पड़ रहा। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व उसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है, इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के राग का सूचक है। दूसरी ओर भैरव संगीत जो नव निर्माण का कारण बनता है। भैरव संगीत नव निर्माण यानी नया निर्माण भी हो सकता है।